और घड़ी में 5 बज चुके हैं। रोज की तरह श्वेता और अनंत हाजिर हैं आपके सामने ये खास बुलेटिन लेकर, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है हर वो खबर जिसका है आपसे सीधा सरोकार वो हम इस अपने बुलेटिन में रखें और कोई भी खबर आपसे चूकने ना पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बिहार से। बिहार में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहां पहली बार अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में अगले 1 महीने यानी 4 दिसंबर तक ये भर्ती रैलियां चलती रहेंगी। बताया गया है कि बिहार के 20 जिलों से युवा इन भर्ती रैलियों में शामिल होंगे। हर जिले के युवाओं के लिए भर्ती के अलग अलग दिन तय किए गए हैं। इस दौरान सेना की तरफ से वहां पहुंचने वाले युवाओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें, साथ ही युवाओं को किसी के बहकावे में ना आने की भी सलाह दी जा रही है। तो अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हो चुकी है। बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो युवा है वो कितने जोश के साथ यहां पर इस भर्ती रैली में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय में है, जहां पर गया रेंज की 11 जिलों के लिए बहाली चल रही है और बहाली की प्रक्रिया डीडीजी ने तमाम जानकारी दी है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि गया रेंज में 80 से 85 हजार करीब अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। करीब 4 से 5 हजार अभ्यर्थी प्रतिदिन रैली भर्ती में आ रहे हैं। वहीं अगर जो मुजफ्फरपुर रेंज की बात करें तो 8 जिला है मुजफ्फरपुर रेंज में, जहां पर भी करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और इनकी बहाली चल रही है। 1 महीने तक ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी और यहीं पर इनका फिजिकल टेस्ट होने के बाद मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद कॉमन रिटन एग्जाम किया जाएगा सभी को, उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड मिलेगा। तो 5 से 6 हजार अभ्यर्थी प्रतिदिन इस रैली भर्ती में भाग ले रहे हैं और मुजफ्फरपुर और गया रेंज के लिए ये बहाली निकाली। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में पहली बार अग्निवीर की बहाली हो रही है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए कानपुर में एक आयोजन किया गया है। वहां कई किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई। इसमें स्कूल और कॉलेज के छात्र, डॉक्टर, नर्स और शहर के कई समाजसेवी शामिल हुए। स्कूली बच्चे अपने हाथों में गीता ज्ञान की महिमा बताने वाले पोस्टर पकड़े नजर आए। इस दौरान उन्होंने गीता पाठ भी किया। कई जगहों पर सड़क पर लोगों को गीता बांटी भी गई। बताया गया कि श्रीमद् भगवत गीता समिति की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि 4 दिसंबर को ग्रीन पार्क में गीता पाठ होने वाला है। तो उसकी क्या कहते हैं रैली के लिए उसको जागरूक करने के लिए हम लोग इधर खड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पर 4 दिसंबर को ग्रीन पार्क स्टेडियम में सामूहिक गीता पाठ होने वाला है, उसका प्रचार करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारा स्कूल रैली निकाल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक रैली के द्वारा प्रचार कर रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों की रैली के द्वारा ये सब कर रहे हैं। बिहार सरकार ने 183 उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र का तोहफा दिया है। उर्दू विश्वविद्यालय से जुड़े अनुवादकों और दूसरे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह कार्यक्रम पटना के संवाद भवन में आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बताया गया है कि जल्द 1800 और नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक खाली पद पूरी तरह से भर नहीं जाते। तो सीएम ने अपने हाथों से यहां पर नियुक्ति पत्र बांटे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहां जितने लोगों को उर्दू अनुवादकों का नियुक्ति पत्र सौंपा गया, बेहद खुश यहां पर नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी को भरा जाएगा। जी, आज मैं उर्दू के जो है उर्दू ट्रांसलेटर पद पे जो नियुक्ति हुई है मेरी, जिसके लिए आज मुझे जो है ये सनद मिली है नीतीश कुमार के हाथ में। और मुझे बहुत खुशी हुई कि सीएम के हाथ में जो है मुझे जो नियुक्ति मिली है और मुझे ये मधुबनी जो है एसडीओ ऑफिस मिला है। इज्जत माब जनाब नीतीश कुमार के हाथों से नियुक्ति पत्र मिला, उसके लिए बहुत खुशी हुई। मेरा नाम शबनम परवीन है। और देश में कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए नई नई तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। एरोपोनिक्स फार्मिंग इसका एक बेहतर उदाहरण है। हरियाणा के करनाल में इसी तकनीक के जरिए अब हवा में आलू उगाए जा सकेंगे और पैदावार भी 10 गुना ज्यादा होगी। इस तकनीक में पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के बजाय उनकी लटकती जड़ों से दिए जाते हैं। इससे खेती की लागत कम और मुनाफा बढ़ रहा है। यानी तकनीक की बदौलत
अब खेती मिट्टी पर निर्भर नहीं है, बल्कि हवा और पानी में भी फसलों का काफी अच्छा प्रोडक्शन किया जा सकता है। करनाल के आलू प्रौद्योगिकी केंद्र ने इस सिलसिले में एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ समझौता किया है। तो देश में लगातार कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। एक तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां तक बात ऑर्गेनिक फार्मिंग की आती है तो सिक्किम पहला ऐसा देश का राज्य बन चुका है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर स्विच कर गया है और इसको बढ़ावा देने के लिए और भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग तकनीकें अपनाई जा रही हैं। उसकी कोशिश ये है कि जो खाद्य उत्पादन है उसमें भारत आत्मनिर्भर बना रहे और भारत की खाद्य उत्पादन क्षमता में लगातार इजाफा होता रहे, और इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम सराहनीय पहल के तौर पर देखे जा रहे हैं और इसका एक प्रयोग करनाल में भी इस तरीके से देखने को मिला। एरोपोनिक्स का मतलब होता है कि हवा में आलू तैयार करना, बिना मिट्टी के तैयार करना। इसका प्रोसेस क्या होता है कि मतलब जैसे हमारे लैब में प्लांट्स तैयार हो जाते हैं, टिश्यू कल्चर लैब में, उन प्लांट्स को हम धीरे धीरे टेम्परेचर पे बाहर निकालते हैं और उसके बाद हम उसे कोकोपीट में हार्डनिंग करते हैं। 20 से 25 दिन हार्डनिंग करने के बाद उसे हम चाहें तो नेट हाउस में ले जा सकते हैं और चाहें तो उसे एरोपोनिक्स में ले जाते हैं। इसके एडवांटेज ये है कि नेट हाउस में अगर आपने वो हार्डन प्लांट लगाया तो आपको 8 से 10 मिनी ट्यूबर देगा मिनिमम, और यही वो अपने हार्डन प्लांट अगर एरोपोनिक्स में लगाया तो आपको 30 से 40 ट्यूबर देगा मिनिमम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई मिट्टी का कोई रोल ही नहीं, सॉइल का कोई रोल ही नहीं है, तो इसमें सॉइल रहित बीमारियों का भी कभी आएंगे नहीं। वक्त के साथ इसमें आप 2 क्रॉप भी ले सकते हैं आलू के पौधों की, जबकि हम नेट हाउस में कोकोपीट से मतलब हार्डन प्लांट्स की सिर्फ 1 क्रॉप ले सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस है। इस टेक्निक में मतलब जैसे खेत में आप खाद पानी देते हैं, ये यूरिया डालते हैं, यूरिया डालते हैं, एनपीके डालते हैं, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बोरिक एसिड होते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये ट्रीटमेंट इसको हम डिजोल्व करके विद द हेल्प ऑफ इसी पीएच मीटर की मदद से वो हम इसी एडजस्ट कर देते हैं। और अगली खबर खेल के मैदान से है। अगले साल की शुरुआत में श्रीलंका के साथ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम की कमान तमिलनाडु के सी शिव कुमार को सौंपी गई है। शिव कुमार को सचिन शिवा के नाम से भी जाना जाता है। वो कप्तान के तौर पर चुने जाने वाले तमिलनाडु के पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं। उन्हीं की अगुवाई में अगले साल की शुरुआत में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। 33 साल के शिव कुमार पिछले 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। पिछले 3 साल से वो उप कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं और इस दौरान उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इसी की बदौलत उन्हें टीम की कमान सौंपी गई है। तो जनवरी में श्रीलंका से भिड़ंत होने वाली है, जिसके लिए ये तैयारी है। और दिव्यांग होने के बावजूद देखिए किस तरह से क्रिकेट में अपना दम दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस खिलाड़ी के नाम को सचिन के नाम से क्यों जोड़ा जाता है श्वेता? ये इनकी बैटिंग स्टांस को देखकर लगता है। जो उनकी बैटिंग करने का तरीका है वो कुछ उसमें सचिन तेंदुलकर की झलक इनके शॉट्स में नजर आती है, जो प्रैक्टिस के शॉट्स मैंने भी देखे हैं। बिल्कुल। केरल के कोच्चि में रिटायर होने के बाद 2 कुत्तों को शानदार विदाई दी गई। जी हां, दोनों कुत्तों ने सीआईएसएफ में 10 सालों तक अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद सीआईएसएफ ने कोच्चि एयरपोर्ट पर इनकी विदाई के लिए खास आयोजन किया। कार्यक्रम में सबसे पहले इन दोनों कुत्तों को मंच पर बुलाया गया। सीआईएसएफ के अधिकारियों ने उन्हें मेडल भी पहनाए। फूलमाला उनके गले में डाली गई। बाद में इन दोनों कुत्तों को एक गाड़ी में बिठाया गया। जवानों ने रस्सियों से बंधी इस गाड़ी को खींचा और इस पल को यादगार बनाया। ठीक वैसे ही इनको विदाई दी गई जैसे कि किसी ऑफिसर को विदाई दी जाती है सेवानिवृत्त होने पर। ये दोनों ही डॉग्स रिटायर हुए हैं और इनको एक आर्मी ऑफिशियल के तौर पर, एक जवान के तौर पर ही ट्रीट किया गया, जिस तरीके से इनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। और इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है आनंद। जो स्निफर्स डॉग होते हैं, खास करके कई ऐसे इलाके होते हैं जहां पर खुद जवान नहीं जा सकते या फिर ऑफिसर्स नहीं जा सकते, तो इनको पहले भेजा जाता है। और कई जगह में चाहे वो आतंकी हो, फिर आरडीएक्स हो, किसी तरह के इस तरह के जहां बारूदी सुरंग या फिर इस तरह की जहां पे चीजें हो, वहां पर इनकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। और कई जगहों पर इन लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि एक तरह से हमें दिलाई भी है। और अब रुख करते अगली खबर का। कोलकाता समेत आसपास के इलाकों में अब जगद्धात्री पूजा की धूम मच गई है। कोलकाता के पास हुगली में एक से बढ़कर एक थीम वाले पूजा पंडाल तैयार किए गए हैं, जिन्हें देखने कोलकाता समेत राज्य के कई जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि चंदन नगर में ऐसे ही एक पंडाल को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की थीम पर तैयार किया गया है। वहां क्रांतिकारियों की कई तस्वीरें लगाई गई हैं, साथ ही उनसे जुड़ी हर जानकारी वहां दी गई है।
तो जगधात्री पूजा है और इसी के मद्देनजर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ माता की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। खास करके कोलकाता की बात ही अलग होती है। आप वहां देख लीजिए, अभी कुछ दिनों पहले जब दुर्गा पूजा का भी समय था तो भव्य पंडाल एक से एक देखे गए और अब पंडाल सज गए हैं जगधात्री पूजा के लिए। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और ऐसा ही देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। वहां एक किसान ने जुगाड़ से एक कमाल का ट्रैक्टर बनाया है। ये ट्रैक्टर 10 फीट ऊंचा है। ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से ये आसानी से दलदली, मिट्टी, नहर, नदी और तालाब को पार कर लेता है। इतना ही नहीं, गन्ने के खेतों में भी ये खूब चलता है। असल में मुजफ्फरनगर के किसान जसवंत सिंह ने 2002 में एक ट्रैक्टर खरीदा था, लेकिन बरसात के मौसम में वहां बाढ़ आने से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। साथ ही बाढ़ के पानी से गांव के रास्ते भी टूट जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए जसवंत सिंह ने अपने दिमाग से इस ट्रैक्टर को काफी ऊंचा बना दिया। अब ये ट्रैक्टर बड़ी आसानी से 15 फीट तक की नहर और तालाब को आसानी से पार कर लेता है। ये फिलहाल तो हमने पर्पल गन्ने के लिए बनाया है। जैसे गन्ने में मट्टी चढ़ाते हैं और गन्ने में कल्टीवेटर मारना है, गन्ने में खाद डालनी है। जैसे गन्ना हमारी हाइट का हो जाता है, हमसे भी ऊंचा, उसमें ये पूरा काम करता है। गन्ना टूटता नहीं है और गन्ने में जिस तरीके से मर्जी मतलब आप मट्टी चढ़ा सकते हैं, गन्ना गिरेगा नहीं। जैसे मट्टी हमने चढ़ाई। राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। वहां बनाए गए 16 चार्जिंग पॉइंट्स का उद्घाटन कर दिया गया है। सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में ये स्टेशन शुरू किए गए। वहां इन चार्जिंग स्टेशंस का इस्तेमाल सेना की गाड़ियों के अलावा दूसरी गाड़ियों के लिए भी किया जा सकेगा। असल में सेना ने हाल ही में देश में ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू करने की बात कही थी। इसी के तहत इन स्टेशनों की शुरुआत की गई है, जो कि काफी फायदेमंद है। 16 चार्जिंग पॉइंट्स अब बनाए गए हैं। तो दिल्ली कैंट एरिया से आपको ये तस्वीरें और खबर हम दिखा रहे हैं। हालांकि ये जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, हालांकि सेना के मद्देनजर उन्हें देखते हुए बनाया गया है, लेकिन अनंत यहाँ पे अदरवाइज भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं और लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो सरकारें भी सोच रही हैं, कई यहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस भी खोले गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ई व्हीकल्स है उसे बढ़ावा भी मिले भविष्य को देखते हुए। और मध्य प्रदेश के भोपाल में लाडली वाटिका की शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इस खास मौके पर वहां कई स्कूलों की छात्राएं मौजूद रहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया, साथ ही उन छात्राओं को अपना आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान कुछ छात्राओं ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। लाडली वाटिका में कई सारे पेड़ भी लगाए गए हैं। बताया गया है कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी वाटिका को थीम बेस्ड वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल बालिकाओं के जन्मोत्सव और उनसे जुड़े सभी कार्यक्रमों में किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, शिवराज सरकार ने राज्य के 52 जिलों में 52 लाडली पथ भी बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा लड़कियों से जुड़ी कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। तो लगातार कोशिश ये की जा रही है इन योजनाओं के जरिए कि बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, हर क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाया जाए और तमाम ऐसी स्कीम्स लगातार चलाई जा रही हैं जिसका संदेश एक समाज में ये जाए, बेटियों को लेकर एक पॉजिटिव संदेश जाए, न केवल उन्हें समान अवसर मिले बल्कि वो नई नई ऊंचाइयों को भी छू सके। बोलिए भारत माता की और मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों की। मेरी लाडली बेटियों, तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ती रहो। तुमने अगर सफलता का आसमान चूम लिया तो मामा की जिंदगी धन्य हो गई, सफल। आज पूरे मध्य प्रदेश में सभी 52 जिलों में लाडली लक्ष्मी वाटिका, मैं इसी समय हर जिले में मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां पेड़ लगा रही है, पौधे लगा रही है। आपको पेड़ लगा के कैसा लगा? हर साल अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाओगी, खूब आगे बढ़ो। केवल भोपाल की बेटियों से नहीं चला, आज पूरे मध्य प्रदेश की बेटियां जुड़ी है। आज का दिन लाडली लक्ष्मी दिवस ही है। अभी हम वाटिका का हमने वाटिका में पेड़ लगाए। पूरे 52 जिले में एक रोड का नाम लाडली लक्ष्मी पथ रखा जा रहा है।
और हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही।